हाय। जब आप किसी को कॉल का सिग्नल देना चाहते हैं तो आप कौन सा जेस्चर यूज करते हैं? हम यूजुअली ये जेस्चर यूज करते हैं जो आपको इस पिक में दिख रहा है, और ये जेस्चर काफी अप्रोप्रिएट भी लगता है बिकॉज थंब ईयरपीस को इंडिकेट करता है और हमारी फिंगर माइक को शो करती है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये जेस्चर लैंडलाइन फोन्स पर बेस्ड है, और हम में से मैक्सिमम लोग अब लैंडलाइन फोन्स का यूज नहीं करते। तो क्या ये जेस्चर आउटडेटेड नहीं है? अगर आप यही सेम क्वेश्चन यंगस्टर्स से पूछेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी लैंडलाइन फ़ोन यूज़ नहीं किया, तो उनका हैंड जेस्चर कुछ इस प्रकार का होगा। हम सभी आजकल स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से ये जेस्चर ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी है। लेकिन फिर भी हम वो पहला वाला आउटडेटेड जेस्चर ही यूज़ क्यों करते हैं? उसका रीज़न यही है कि हमें वो जेस्चर यूज़ करने की आदत लग चुकी है। इसी प्रकार के कुछ और भी रूल्स और हैबिट्स भी हैं जिनको हम अक्सर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के भी अपने कुछ इन्वेस्टिंग रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। एक स्टॉक की प्राइस उस कंपनी के बिजनेस के अकॉर्डिंग ही मूव करती है, और इसी चीज को एनालाइज करते समय हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं। वैसे तो वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको सीखने में आपको काफी टाइम लग सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप इतना समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन किसी भी स्टॉक प्राइस के फेयर होने या ना होने का एक मेजरमेंट है। वैल्यूएशन मेजर करने के लिए हम बहुत सारे रेशियोज और फॉर्मूले यूज करते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी कि पीई रेशियो ऐसा ही एक रेशियो है। अगर बहुत ज्यादा लोग किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है, उस पॉइंट तक जब तक उस कंपनी की अर्निंग्स ना बढ़ें। इन्वेस्टिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, और उनमें से एक है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसमें स्टॉक के वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम एक सिंपल आइडिया को फॉलो करते हैं, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को बाय करना और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को सेल करना। लेकिन इसको करना इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि किसी कंपनी के ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड होने की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। हर इन्वेस्टर की अपनी अलग अलग अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड की डेफिनेशन होती है। जब बात वैल्यूएशन की आती है तो वॉरेन बफेट का नाम ज़रूर सामने आता है। कई बार ऐसा हुआ है जब वॉरेन बफेट के पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैश था, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि मार्केट या कोई पर्टिकुलर स्टॉक ओवर वैल्यूड है। वॉरेन बफेट ने हमेशा से ही इस रूल को फॉलो किया है कि हमें कभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो एक और रूल को भी फॉलो करते हैं, स्टे विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी हमें उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बिजनेस को हम अच्छे से समझते हैं। इसलिए वॉरेन बफेट सारी इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। 1990s के डेकेड में एक नए सेक्टर यानी कि इंटरनेट टेक कंपनीज ने मार्केट में एंट्री ली। वॉरेन बफेट इन टेक स्टॉक्स के हाई वैल्यूएशन से अवेयर थे और उन्होंने इनमें इन्वेस्ट नहीं किया, और उस समय उनका ये डिसीजन सही साबित हुआ। थोड़े सालों बाद ही .com बबल बर्स्ट हुआ और इंटरनेट कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए। कुछ कंपनीज तो ऐसी भी थीं जो हमेशा के लिए बंद हो गईं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन वॉरेन बफेट के साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी सही साबित हुई, और इसके बाद भी वॉरेन बफेट ने कई सालों तक टेक स्टॉक से दूरी बनाई रखी। हालांकि अमेज़न की ग्रोथ को देखते हुए वॉरेन बफेट ने कई बार जेफ बेजोस की तारीफ की और वो कंपनी के बारे में भी ऑप्टिमिस्टिक थे, लेकिन इसके बावजूद वॉरेन बफेट के रूल्स के अकॉर्डिंग अमेज़न की स्टॉक प्राइस हमेशा ओवर वैल्यूड की रेंज में थी, इसलिए उन्होंने कभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। इसके बाद जब 2008 में पूरे वर्ल्ड को ग्रेट रिसेशन का सामना करना पड़ा, तो वॉरेन बफेट एक बार फिर से सही साबित हुए। साल 2000 के .com बबल के बाद भी वॉरेन बफेट ने टेक स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन 2010s के डेकेड में जब टेक स्टॉक्स बहुत तेजी से ग्रो करने लगे, तो वॉरेन बफेट ने रियलाइज किया कि टेक स्टॉक्स अलग तरीके से काम करते हैं। वॉरेन बफेट ने काफी ओपनली और फ्रैंकली अपनी टेक स्टॉक्स को सही तरीके से ना एनालाइज करने की इनएबिलिटी को एक्सेप्ट किया। वॉरेन बफेट इस पॉइंट पे भी सिर्फ ऐसे ही सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू कर सकते थे जिन्हें वो अच्छे से समझते थे, लेकिन टेक स्टॉक्स इतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहे थे कि उनको इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल था। फाइनली 2016 में वॉरेन बफेट ने एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया।
वो अपने पोर्टफोलियो में एप्पल स्टॉक्स के वेटेज को इंक्रीज करते गए और आज उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 40% से भी ज्यादा हिस्सा एप्पल में है। एप्पल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके उन्होंने पिछले 5 सालों में लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। आज वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में एप्पल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है। एप्पल के लगभग 5% शेयर उनके पास हैं और वो एप्पल में सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। इसके अलावा उन्होंने Amazon में भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करी हुई है। अगर उनकी एक रीसेंट टेक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें रिसेंटली IPO लाने वाली कंपनी स्नोफ्लेक का नाम आता है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने अपने ही रूल्स को ब्रेक कर दिया, क्योंकि टाइम चेंज होने के साथ साथ कंडीशंस भी चेंज हो जाती हैं और पुराने रूल्स की इम्पोर्टेंस भी। जब हम सर्टेन रूल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टाइम और एफर्ट बच जाता है, लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर रूल आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है और क्या वो आज भी उतना ही वैलिड है या नहीं। तो इस प्रकार हमने ये डिस्कस किया कि टाइम के साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अपने रूल्स को मॉडिफाई कर लेते हैं और प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ में बिलीव करते हैं। अगर आपके पास कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो ग्रो डाइजेस्ट का एक पार्ट है जो सारे ग्रो यूजर्स को उनके ईमेल पर भेजा जाता है। अगर आप भी इस डाइजेस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके सब्सक्राइब कर लें या फिर आप www.grow.in/digest विजिट करके भी ग्रो डाइजेस्ट को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म भी डाल दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.